नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है TV9 भारतवर्ष पर। अड़ी का ये स्पेशल एडिशन इस वक्त आप देख रहे हैं। हाईटेक बस TV9 भारतवर्ष की बिल्कुल तैयार है, देश भर में भ्रमण के लिए निकल पड़ी है और ग्राउंड पर जाकर मिजाज टटोल रहे हैं। इस इलेक्शन में राष्ट्रीय मुद्दे उछाले जा रहे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे यहाँ पर हैं और हम आज जहाँ खड़े हैं ये धरती तो अपने आप में ऐतिहासिक है। क्रांति और क्रांतिवीरों की धरा कही जाती है और आज यहाँ पर हम ये नब्ज टटोलने वाले आए हैं कि 2024 में क्रांति की पटकथा लिखने वाली ये धरती जीत की पटकथा किसके लिए लिख रही है। मेरे साथ यहाँ पर तमाम पार्टियां हैं और यहाँ पर मेरठ की जनता भी है और उनसे हम बात करें उससे पहले आप सभी को रामनवमी की ढेरों शुभकामनाएं। देश भर में धूमधाम से रामनवमी मनाई गई है। रामलला का जो सूर्य तिलक हुआ है वो सबने देखा है और उसको लेकर भी अब राजनीति शुरू हुई है। हम उस पर भी बात करेंगे। आज अड़ी में जो हमारा मुद्दा है, ये जो हाई वोल्टेज शो अड़ी का स्पेशल एडिशन आज मेरठ से है, वो है आज उसका मुद्दा मैं बता दूं, राम राम से 400 पार, इंडिया का मुद्दा महंगाई और रोजगार। और वो ठीक आप दाहिने तरफ आप देख सकते हैं जो इस वक्त आपको बड़ी स्क्रीन पर दिख भी रहा है यहाँ पर। इससे पहले मैं जाऊं ऊपर, एक खास मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मेरठ की जनता से अपील है, जोश दिखाए अपना। कितना जोश 2024 के चुनाव में दिख रहा है आज हम बात करेंगे, लेकिन ऊपर जाना पड़ेगा और वहां पर हमारे साथ एक स्पेशल मेहमान है, उनके पास जाएं और फिर हम डिबेट शुरू करते हैं। लेकिन पहले आइए आपको आज हम मेरठ से नब्ज जो हम टटोलने वाले हैं वो बताएंगे और बात करेंगे कि आज जिस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, क्या ये गाजियाबाद से गाजीपुर का जो वादा है वो पूरा होगा या जय श्री राम का जो नारा लग रहा है। आइए हमारे साथ आप देख सकते हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं, झारखंड के प्रभारी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उपाध्यक्ष हैं और वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लक्ष्मीकांत जी आप यहां पर रहिए। उससे पहले कि हम लक्ष्मीकांत जी से बात करें, आप जरा देखिए आज क्या कहा है राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने। पहले चरण का चुनाव उत्तर प्रदेश का होने जा रहा है और जो पश्चिम से हवा चल रही है वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश और देश के माहौल को बदलने जा रही है। आज गाजियाबाद में बैठे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। तो देखिए ये है अखिलेश यादव और अखिलेश यादव के इस बयान के बाद जरा कैमरा दिखाइए, यहाँ पर उनकी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक कितने उत्साहित है वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन बीजेपी ने, लक्ष्मीकांत जी जोश देख रहे हैं यहाँ पर, इसकी हम बात करेंगे, लेकिन बीजेपी ने इसका क्या पलटवार किया है, क्या जवाब दिया वो देख लीजिए, फिर लक्ष्मीकांत जी से सीधे बातचीत। दो ऐसे युवा जो क्रमशः अपनी माता और पिता के लिए एक समस्या बन गए थे, वो दोनों आकर आज क्या बयान दिए हैं। उन्होंने कहा है कि गाजियाबाद से गाजीपुर तक उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन जीतेगा और एनडीए का सफाया हो जाएगा। पहला तो मैं पूछना चाहता हूं, आपको उत्तर प्रदेश की सीमा गाजियाबाद से गाजीपुर तक ही क्यों नजर आई? गौतम बुद्ध नगर से भगवान गौतम बुद्ध की परिनिर्माण स्थली कुशीनगर तक क्यों नहीं नजर आई? आपको वो सीमा गौतम बुद्ध से कुशीनगर तक नजर नहीं आई? आपको सहारनपुर से बलिया तक नजर नहीं आई? मगर लगता है शायद गाजियाबाद और गाजीपुर वर्ड बोलते समय आपके मन में कोई दूसरा भाव रहता होगा। तो ये दोनों लोगों के मन में जो भावना है वो सभी समझ सकते हैं। सांसद त्रिवेदी को सुन लिया आपने, बहुत उत्साह यहाँ पर लोगों में, जल्दी से सुन लीजिए राहुल गांधी ने क्या कहा गाजियाबाद में, फिर आते हैं डिबेट पर। रामनवमी की आप सबको, देश को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चुनाव में 2-3 बड़े मुद्दे हैं। सबसे बड़ा बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई, भागीदारी। मगर बीजेपी 24 घंटा डिस्ट्रैक्शन करने में लगी रहती है।
कभी प्रधानमंत्री समुद्र के नीचे चले जाते हैं, कभी आसमान में सी प्लेन पे चले जाते हैं, मगर जो मुद्दे हैं उनके बारे में ना प्रधानमंत्री ना बीजेपी बात करती है। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी से तो आप मिल ही चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ विजय राठी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर सतीश प्रकाश है, बीएसपी सपोर्टर है, रोहित जाखड़ हमें ज्वाइन करेंगे, अवनीश काजला है हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से, और हमारे साथ धर्मेंद्र भारद्वाज है बीजेपी के एमएलसी। लेकिन लक्ष्मीकांत जी, एक तरफ राम राम से 400 पार की बात आप लोग कह रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया कह रहा है महंगाई और बेरोजगार, रोजगार उनके लिए और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा। हम राम के नाम पर 400 पार नहीं कह रहे हैं। राम आस्था का विषय है, राजनीति का विषय बिल्कुल नहीं है राम का। हमारा चुनाव है विकास पर, हमारा चुनाव है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा और उत्तर प्रदेश में योगी जी के सरकार के द्वारा किए गए विकास के काम, योगी जी की सरकार के द्वारा ठीक की गई कानून व्यवस्था, जनता को निश्चिंतता, उद्योगों को निश्चिंतता, ये काम, इस नाम पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हम राम हमारा आराध्य है, राम हमारी आस्था का विषय है, लेकिन राजनीति का विषय नहीं है। आज रामनवमी है और आज हम वहां खड़े हैं जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट वो हैं जिन्होंने एक ऐतिहासिक सीरियल में भगवान राम का किरदार निभाया है। क्या ये सब सोच समझ के किया गया है कि भगवान राम के नाम पर एक तरफ रामनवमी, दूसरी तरफ राम का किरदार निभाने वाले एक वो इमोशनल कार्ड क्या यहाँ पर इनकैश करने की कोशिश? रामनवमी तो पूरे देश में मनाई जा रही है और राम का किरदार निभाने वाले श्री अरुण गोविल जी मेरठ में प्रत्याशी हैं। इसका हम तो मेरठ में ही बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो मेरठ की अगर बात करें तो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और उन्होंने अगर राम का किरदार निभाया है तो निश्चित तौर पर उसका लाभ उनको मिलना चाहिए, उनके उसका लाभ मिलेगा। तो मुद्दा राम है या मुद्दा विकास है? मुद्दा विकास है, हर हालत में विकास है और सारे देश में विकास हमारा मुद्दा है। और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम कहें तो आदरणीय योगी जी के द्वारा किए गए काम भी उसमें। लेकिन राहुल गांधी ने साफ कहा बीजेपी के मैनिफेस्टो में दो ही चीजें हैं, या तो 10-12 साल के बाद ओलंपिक या फिर 2-4 लोगों को चांद पर भेजना, और कुछ दिखता नहीं उनके मैनिफेस्टो में। आदरणीय राहुल गांधी जी को मैं कुछ और तो नहीं कहना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, उनको जो उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए, उत्तर प्रदेश में उनके पास कैंडिडेट नहीं है, कम से कम उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में बैठकर बात ना करें। और फिर कितना संकुचित दृष्टिकोण है, गाजियाबाद से गाजीपुर तक बाकी सारा उत्तर प्रदेश छूट दिया उन्होंने। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर हम एजेंडे पर लड़ रहे हैं, 10 साल के अपने किए हुए काम पर लड़ रहे हैं, उनकी नानी ने इमरजेंसी लगाई थी और उस इमरजेंसी लगाने के बाद तो आप कह रहे हैं मुद्दा आपके पास विकास है। चलिए एक बार मेरठ की जनता के पास चले गए और उनसे बात करेंगे कि उनके लिए मुद्दा क्या है, मेरठ की जनता क्या कह रही है, उनके पास क्या मुद्दा है। और क्योंकि हमारे साथ दूसरी पार्टियों के पैनलिस्ट भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। लक्ष्मीकांत जी भी अभी नीचे आ रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं। लेकिन जरा देखते हैं इस वक्त क्या है मेरठ की जनता की सोच, मेरठ की जनता क्या सोच रही है। क्योंकि बीजेपी तो कह रही है कि विकास और विरासत दोनों, बीजेपी तो कह रही है कि हमारे पास राम भी है और हमारे पास विकास भी है, लेकिन आपके पास क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ अभिजीत है। अभिजीत, लक्ष्मीकांत जी तो कह रहे हैं हमारे पास राम भी है, हमारे पास विकास भी है, कांग्रेस पार्टी के पास उसका क्या जवाब है? देखिए, राम सबके हैं, राम खाली इनके नहीं है। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आराम से रुके आप बोलिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि भगवान राम को लाने की बात करने वाले लोग, आपने इनका गाने सुने होंगे, इनके आपने बातें सुनी होगी, हमने तो एक ही चीज सुनी थी, यहाँ बैठे हर इंसान को लाने वाला अगर कोई है वो भगवान राम है। ये लोग कहते हैं राम को हम लाए। अरे भैया, मैं इनसे ही पूछता हूँ भाजपा के लोगों से, तुम राम जी को तो कहते हो लाए हो, अरे अगर तुम्हें लाना है तो तुम लाओ नीरव मोदी को, तुम लाओ विजय माल्या को, तुम लाओ ललित मोदी को। राम जी तो है ही, राम जी तो हर आदमी के दिल में है। धर्म जी, बीजेपी से धर्मेंद्र जी हमारे साथ है। लाना है तो ललित मोदी को लाओ, लाना है तो विजय माल्या को लाओ। आप राम जी के नाम पे विकास, एक मिनट रुके, अरे सुनिए, विकास मुद्दा है या भगवान राम मुद्दा है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा मुद्दा है? हमारा विकास भी मुद्दा है और भगवान राम जो है हमारे कण कण और रोम रोम में बसे हुए हैं, हमारे धर्म और संस्कृति में बसे हुए हैं। मैं उन पार्टियों से पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारी धर्म और संस्कृति की विरासत को
और जो विलुप्त किया था, उस विलुप्त का कारण सबसे बड़ा क्या था? हमें ये बताना चाहता हूँ कि जो 500 वर्षों के संताप के बाद, 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अगर अयोध्या में राम मंदिर की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो उस रामलला की प्रतिष्ठा को देखने के लिए, उस सांस्कृतिक अनुष्ठान को देखने के लिए क्या उनका वो नहीं पड़ता, विषय नहीं बनता? वो सांस्कृतिक अनुष्ठान पूरा विश्व देख रहा था। सवाल ये है, सवाल ये है, उसे एक आदमी ने नहीं देखा, पूरे दुनिया ने देखा, लेकिन बड़ी आस्था से देखा। ठीक है। और अगर भगवान राम आए हैं तो उसमें दूसरे को दिक्कत क्या? अगर उनकी सरकारें नहीं है तो वो ले आते। अगर भगवान राम का रामलीला का प्रतिष्ठित करना था तो वो ले आते। बताइए। ओके जी, अब रुके। आप तो ना एनडीए में है ना इंडिया में जी। आप बीएसपी सपोर्टर भी माने जाते हो, दलित चिंतक भी माने के जाते हैं जी। अब मुद्दा यहाँ पे है राम से 400 पार, या फिर जो विपक्षी दलों का गठबंधन कह रहा है महंगाई या रोजगार, क्या चलेगा इस बार बताइए? देखिए, ये 400 BC का जो नशा है, इसमें आपने राम को भी नहीं छोड़ा। गौरव जी, ये मेरठ की जनता है, ये क्रांति धरा की जनता है, और ये रावण की ससुराल भी है। और ये देश आजाद हो चुका। जब देश में राजशाही थी, राजा दशरथ का राज था, तो राजा रानी के पेट से पैदा होता था। अब ये देश आजाद हो गया, अब यहाँ बैलेट बॉक्स से पैदा होगा। अगर आप वास्तव में ही राम को चुनाव लड़ाना चाहते थे, तो राम को चुनाव जाकर के अयोध्या में जाकर के लड़ाते। आप अयोध्या को भूल करके आप राम का अपमान कर रहे हैं, रावण की ससुराल में जाकर के चुनाव लड़ा रहे हैं। अगर अरुण गोविल जी अभिनेता हैं, अभिनेता होने के नाते हम उनका सम्मान करते हैं। एक बात, दूसरी बात, एक बात सुनिए, मेरठ का एक धार्मिक महत्व और भी है। अगर सुनिए भाई, सुनिए आप सुनिए भैया, सुनिए, आप मेरी बात को सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए। गौरव जी, मैं इस मेरठ का नागरिक भी हूँ। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि अयोध्या अगर धार्मिक नगरी है, तो इस मेरठ का भी एक धार्मिक कनेक्शन है। यहाँ भी हस्तिनापुर है, आप सुनिए, यहाँ भी हस्तिनापुर है। अगर अयोध्या का विकास हो सकता है, तो हस्तिनापुर का विकास तो नहीं हो सकता। जवाब सुनिए, जवाब नेता का जवाब। भैया बैठिए। अरे नेता का जवाब सुनिए, अपने नेता का जवाब सुनिए। आप बैठिए। एक मिनट बैठिए। बोलिए, आप बोलिए। अपने नेता का आप जवाब तो दीजिए इनका। देखो, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो विकास की बात आप आज कर रहे हैं, पीडीए का जवाब है आपके पास? मेरे पास सारी जवाब है, एक जल्दी जवाब सुन दीजिए। जो विकास की बात आप कर रहे हैं, अखिलेश यादव के पीडीए का जवाब है। 70 साल की सरकारों ने जो काम किया, दलित अल्पसंख्यक का जवाब है आपके पास? मेरे पास है। 10 साल की सरकारों ने अगर 10 में 0 लगा दे, 100 सालों में भी वो सरकार नहीं कर पाती। अगर 10 साल में जो विकास की गंगा और धारा बही है, उस विकास की गंगा धारा को एक मिनट लाठी साहब बताएंगे। रुकिए, वो कह रहे हैं हमारे पास जो 10 साल में विकास की गंगा बही। एक मिनट भैया, ऐसा नहीं, रुकिए, ऐसा नहीं, रुकिए जरा। अगर अपने नेता को बोलने दे रहे हैं तो सबको बोलने दीजिए, सबको सुनिए, सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज। लाठी साहब मुझे ही बताइए, वो कह रहे हैं हमारा विकास पीडीए का जवाब भी है और इंडिया का जवाब भी है, बताइए। देखिए, सबसे पहले मैं जो मेरठ की महान जनता, उसको मेरा सिर झुका करके नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं अभी आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी गए हैं, उन्हीं के बारे में बात करूंगा। शोर मचाना चाहते हैं, अच्छी बात है, अगर अपने ही नेता के बारे में सुनना नहीं चाहते। मैं आदरणीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के ऊपर कम से कम 20 डिबेट कर चुका। मैं लक्ष्मीकांत मैं उसी का जवाब, आपके सवाल का जवाब पूछा, वो कह रहे हैं हमारा विकास पीडीए का जवाब है। लक्ष्मीकांत जी मुद्दा नहीं है, मुद्दा है आपका पीडीए में। देखिए, टोक दिया बीच में, एक मिनट मैं जवाब दे रहा हूँ उसी का, लेकिन मुझे बीच में रोक रहे हैं। उसी पे आ रहा हूँ ना, उसी पे आ रहा हूँ। क्यों बताइए, अगड़े नहीं है, पीडीए में पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, अगड़े है। क्या लक्ष्मीकांत जी अगड़े नहीं है? तो सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, मेरठ के लिए दुर्भाग्य की बात है कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस समय लक्ष्मीकांत जी प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन उन्होंने इतना जलील किया, उनको ब्राह्मण समाज को इतना जलील किया कि उन्हें बर्फ में लगाने का काम किया बीजेपी ने। उसके बाद सुनिए, बात आगे बढ़ी, गवर्नर बने उत्तर प्रदेश में, देश में,
फिर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी का नाम चला, उसके बाद फिर ब्राह्मण समाज को बीजेपी ने ठगा, उसके बाद राज्यसभा सांसद, एमएलसी। सुन लीजिए भाई, जवाब ही तो दे रहा हूं आपका मैं। उसके बाद जब देखा पूरा ब्राह्मण समाज परेशान है, उसके बाद आदरणीय धर्मेंद्र भारद्वाज जी को पद मिला, उसके बाद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को पद मिला, और ऑल इंडिया ब्राह्मण महासभा के हैं जिन्होंने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी में किसी का भला नहीं है, वो सिर्फ विनाश की राजनीति करती है। बीजेपी में किसी का भला नहीं है। एक मिनट, जनता जवाब देगी मेरठ की। आप लोग एक मिनट रुकिए। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं बीजेपी में किसी का भला। देखिए, ऐसा समाजवादी पार्टी के नेता ऐसा है, पहले तो ये समाजवादी पार्टी का भला कर ले। यहाँ से पहले दलित को टिकट दिया था मेरठ से, दलित समाज का टिकट काटा, दलित समाज का अपमान करा इन लोगों ने। उसके बाद गुर्जर समाज को टिकट दिया, गुर्जर समाज का अपमान करा टिकट काट के। ये लोग जाति की राजनीति करते हैं। अखिलेश यादव जी, मुझे समझ में ठीक है, एक मिनट, रुके, एक दलित समाज की बात चलिए। दलित समाज को इन लोगों ने, दलित समाज के पार्षद थे नगर निगम के अंदर, उन 2 लोगों को इतनी पिटाई करी, FIR दर्ज हुई MLC साहब के खिलाफ, और सोमेंद्र तोमर जी मंत्री जो है। ठीक है, एक मिनट, अपनी सीट पे बैठिए भैया, अपनी सीट पे बैठिए। नहीं रुकिए, मेरा सवाल सुनिए भैया। PDA इंडिया वर्सेस राम, क्या देखिए पाखंडवाद की दुकान नहीं चलेगी यहाँ पे। शिक्षा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, चिकित्सा है और अत्याचार है बढ़ते हुए। ये होना चाहिए मुद्दा, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, सर मैं बता देना चाहता हूँ, इस मेरिट में अपनी जगह बैठ जाओ भैया, आ रहा हूँ, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। मैं बाहर की बात ना करते हुए, देश की बात ना करते हुए मेरिट की बात करूंगा। सबसे ज्यादा यहाँ युवा परेशान है। 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी, और मैं दलितों का एग्जांपल देना चाहता हूँ। दलितों की जो भारतीय जनता पार्टी मसीहा बन रही है, दलित पार्षद की पिटाई होती है, दलित की हत्या होती है, दलित की जमीन कब्जाई जाती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हस्तलापुर विधानसभा के विधायक रहे हरि सिंह विद्ये, उनकी 15 बीघा जमीन भारतीय जनता पार्टी की। भैया लेकिन उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा है, इधर इंडिया का चेहरा कौन है? आपको क्या लगता है? मैं बता देना चाहता हूँ, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी आपसे नहीं पूछा, झूठ और जुमला। भारतीय जनता पार्टी रोजगार, अरे यार भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल झूठ की। ठीक है, क्या कह रहे? पर्दा बंद है, कोई पिक्चर नहीं है, कोई हीरो नहीं है, इनका तो दूल्हा ही नहीं है। बारात किसकी चढ़ेगी? आप कह रहे हैं दूल्हा नहीं। एक मिनट, रुके। आप समाजवादी पार्टी से हैं? नहीं, एक मिनट, समाजवादी पार्टी से हैं। अखिलेश जी ने कहा गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि गाजियाबाद से गाजीपुर तक हवा चलेगी हमारी। पश्चिम में चल रही है, पूरे देश में चल रही है। समाज कैसे चल रही है? युवाओं की गठबंधन की, युवा चाह रहा है अखिलेश यादव को, देश का नौजवान चाह रहा है नौजवान प्रधानमंत्री बने। एक तरफ मोदी और एक तरफ। ठीक है, ओके। अब रुकिए, अब बैठिए अपनी जगह, बैठिए धर्मेंद्र जी, अब रुकिए। नहीं, अभी सबके पास आ रहा हूँ। सर आप 3 हैं, वो अकेले। आप 2 हैं, वो अकेले। एक मिनट धर्मेंद्र जी, मुझे ये बताइए। एक मिनट रुकिए सर, आ रहा हूँ। धर्मेंद्र जी, पढ़ाई की बात, शिक्षा की बात, रोजगार की बात, नौकरियों की बात, महंगाई की बात, ये बात आप नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हो। पहले समझिए, शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में इस 7 साल में, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो हर मंडल में एक विश्वविद्यालय देने की बात हुई है। अभी आप देख रहे हो सहारनपुर में विश्वविद्यालय बना, हमारे मेरठ में खेल विश्वविद्यालय एशिया का नंबर 1 विश्वविद्यालय बना। मैं बोलना चाहता हूँ, अभी सहारनपुर में खेल विश्वविद्यालय, अभी दोनों विश्वविद्यालय, उनकी बात हो जाए, अभी मुरादाबाद में एक विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में विश्वविद्यालय बना, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बना। हर मंडल में एक विश्वविद्यालय देने की बात हुई। और अगर शिक्षा के क्षेत्र के अलावा बाद में किनारे बाबा जी बैठिए, आ रहा हूँ। चिकित्सा क्षेत्र की बात करेंगे तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 70 साल की सरकारों ने अगर एक जिले में मेडिकल कॉलेज नहीं होता था, 10-10 जिले पार करके मेडिकल कॉलेज होता था। 70 साल की सरकार ने देखो एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज दूंगा अगर दिया है तो देखिए 70 साल की सरकार ने, मैं जवाब दूंगा। पहले आज देश में एक चीज चल रही है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज की सरकार और नरेंद्र मोदी जी का नारा है, तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा। और 70 साल पे मैं बोलना चाहता हूं, जिस विश्वविद्यालय से हमारे साथी खड़े हैं, जिस चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से
इन्होंने अपने दर्जनों कॉलेज बनाए, वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। ये यहाँ खड़े हैं, जहां ये इलाज कराते हैं वो मेडिकल अस्पताल अगर किसी ने बनाया पंडित प्यारेलाल, वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया। इन्होंने मैं एक चीज का और जवाब देना चाहता हूँ। ये कहते हैं मेरठ के अंदर जो दिल्ली से और मेरठ का जो एक्सप्रेस वे की बात करते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो एक्सप्रेस वे अगर किसी के शासनकाल में अगर बना है ना, मैं बता रहा हूं, मनमोहन जी की सरकार में 80% जमीनों के पैसा मनमोहन सरकार में दे दिया गया था। और रैपिड रेल भी कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ जी जब अर्बन मिनिस्टर थे तब देश में रैपिड रेल आई। तभी कांग्रेस पार्टी को केवल 17 सीटें मिलती हैं। देखिए, तभी कांग्रेस पार्टी इतना काम करने के बाद केवल 17 सीटें ला पाती है गठबंधन में। मेरी बात सुनिए, आज भी ये सवाल किया गया, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दिल दिखाते हुए सभी पार्टियों को इंडिया गठबंधन में, यहाँ दलों की सीट की लड़ाई नहीं है, इस देश को बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है, संविधान बचाने की लड़ाई है। एक मिनट, आप तो प्रोफेसर है ना जी, आप तो बच्चों को पढ़ाते, एक मिनट रुके, आप तो बच्चों को पढ़ाते हैं जी, युवाओं को पढ़ाते हैं जी, क्या नौकरियां, क्या रोजगार इस चुनाव में मुद्दा है? नहीं, निश्चित रूप सुनिए, रुकिए तो आप सुनिए भाई, देखिए आप बात कर, सुनिए, मैं पार्टी से इतर कुछ बात कहना चाहता हूँ। इस मेरठ का नागरिक होने के नाते इस टीवी चैनल की डिबेट के माध्यम से मेरठ की जनता की कुछ समस्याओं की बात करना चाहता हूँ। मेरठ की सबसे बड़ी, सुनिए, मैं आपकी बात का भी जवाब दूंगा, मैं आपकी बात का भी। बहुत अच्छे प्रवक्ता, मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है, क्योंकि आप एक दलित चिंतक होने के नाते आप एक प्रोफेसर भी हैं, क्या महंगाई, क्या रोजगार मुद्दा है? देखिए, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगार मुद्दा है। जब हर व्यक्ति के घर में एक बेरोजगार व्यक्ति अगर बैठा है तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी मुद्दा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। केंद्र सरकार के 28 लाख पद खाली हैं, ये सरकार भी मानती है। दूसरी बात, इस मेरठ की धरती पे आप खड़े हैं, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या, सुनिए, आप मेरी बात को सुनिए, उसके बावजूद आप इंडिया गठबंधन में नहीं गए। नहीं, आप सुनिए, हम इंडिया गठबंधन से अलग हैं। आप पे आरोप लग रहा है कि आप बीजेपी की मदद कर रहे हैं। मैं मेरठ की जनता के बाहर खड़ा हूँ, सुनिए मेरी बात को सुनिए। मेरठ के नागरिक को न्याय लेने के लिए, मेरठ के नागरिक को न्याय लेने के लिए पाकिस्तान से दूरी कम है और उत्तर प्रदेश से दूरी ज्यादा है। क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? सुनिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनना चाहिए, उत्तर प्रदेश के टुकड़े होने चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने बाकायदा विधानसभा में जाकर 4 राज्य बनेंगे। दूसरी बात, सुनिए, मेरी बात को सुनो, मेरी बात को सुनो, 100%। तो आप बीजेपी की मदद क्यों कर रहे हैं? बीजेपी, सुनिए, बीजेपी की नाक के अंदर नकेल, बीजेपी की नाक के अंदर नकेल अगर किसी ने डाली है तो बहुजन समाज पार्टी ने डाली है, और ये तय होगा जिस दिन रिजल्ट आएंगे उस दिन बहुजन समाज पार्टी का एक समाजवादी पार्टी। आप लोग फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप लोग फिर वो कह रहे हैं बीजेपी की नाक में नकेल हमने डाली है, वो जा रही है, आवाज ऑन एयर जा रही है। आप लोग फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, मैं बता दूं, सबसे पहले अभी सवाल किया था आपने, अभी भाई ने सवाल किया था मेरे से। बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए, आप कैमरे के आगे आ रहे हैं, बैठ जाइए, कैमरे के आगे आ रहे हैं, बैठ जाइए, बैठ जाइए। दलित का टिकट काटने का इन्होंने नाम लिया था। अभी मैं बता दूं, वैसे तो भाई भी बीजेपी ने भी जेल पहुंचाया था, बड़ा परेशान भी रहा, लेकिन आ गया, कोई कारण नहीं था। एक बात। दूसरी बात, आदरणीय धर्मेंद्र भारद्वाज जी हमारे आदरणीय हैं, लेकिन वो जो दलित पार्षद था उसको पीटने की इनकी वीडियो वायरल हुई थी, हमारे सामने प्रवक्ता के रूप में खड़े हैं, इन्हीं की वीडियो थी, पूरे देश ने देखा। बताओ, देखा नहीं देखा? पूरे देश ने देखा। मेलसी साहब कीर्ति गोपला को चाटे मारे, दलित पार्षद है, पूरे देश ने देखा है बात। तो दलितों की बात ये ना करे, ज्यादा अच्छा। दूसरी बात, आपने सामने लिख रखा, अभी मैं देख रहा था कि राम राम ऐसे करके 400 पार। यहाँ का किसान इस बार जो सुबह उठ के राम राम बोलता अपने बैलों को, अपनी जमीन को, अपनी खेती को, वो इस बार इस भाजपा का राम राम और काम तमाम करने वाला वो किसान। जवाब दीजिए पश्चिम में धर्मेंद्र जी। और भाजपा एक भी सीट नहीं जीतेगी दोनों जी। समाजवादी पार्टी से कि राम राम से 400 पार आप कह रहे हैं, यहाँ का किसान सुबह सुबह राम राम बोलता है और वही आपकी नैया इस बार नहीं पार लगा रहा, बोल रहे हैं वो। 2 मिनट सुन सकते हो तो जैसे उन आराम से सुन रहे हैं, आराम से पहले सब बैठो, सुन लीजिए। देखो, आवाज शोर मचाने से, उससे करने से कुछ नहीं होने वाला।
पहले मुद्दों की बात चल रही है, मुद्दों की बात है, सब भाई हैं। अवनीश भी छोटे भाई है, वो भी भाई है, ये भी भाई खड़े हैं, भाई भाई है, सब भाई सब भाई है। राजनीतिक मुद्दे हैं, राजनीतिक विचारधारा है। थोड़ा सा पहले समझो, एक दूसरे को कोई ज़्यादा वो ना करे आरोप प्रत्यारोप। जो विकास की बात आप कर रहे हो, मैं इस मेरठ की जनता से पूछना चाहता हूँ, मेरठ की धरती से पूछना चाहता हूँ कि अब से 7 साल पहले जब मेरठ से दिल्ली, मेरठ से करनाल, मेरठ से शामली, मेरठ से हरिद्वार, मेरठ से मुरादाबाद, मेरठ से अलीगढ़, मेरठ से रुड़की, मेरठ से देहरादून जाने के लिए अगर मेरठ से अगर हरिद्वार हमारी माता बहनें अगर गंगा में स्नान करना चाहती, पार्टी की सरकार ने 20 साल पहले मेरठ में अम्बेडकर हवाई पट्टी बनाई। बताओ तो मुझे, क्योंकि उस हवाई पट्टी का नाम अम्बेडकर हवाई पट्टी है। वो जाली पाती, 5 घंटे उनको लगते थे स्नान करने के लिए, और दिल्ली जाने में 5 घंटे लगते थे। आज जो रोड कनेक्टिविटी मेरठ की हुई है, इस मेरठ की जनता को इतना जबरदस्त वो मिला है, इतना जबरदस्त तो कभी भी किसी को नहीं मिला। इस विकास की गंगा की जो धारा मेरठ को मिली है, मुझे लगता नहीं पूरे भारतवर्ष में मिला। एक सवाल का जवाब, आज तक इस भारतवर्ष को इतने पंख नहीं मिले। इतने विकास के काम है गिनाने को। एक मिनट रुकिए। अगर आपके पास इतने हैं विकास के काम गिनाने को, तो आपके जो यहाँ के प्रत्याशी हैं अरुण गोविल, वो ये क्यों कहते हैं कि भाई मुद्दे हम बाद में देख लेंगे, अभी नतीजा है ना तो मुद्दे बाद में देख लेंगे? प्रत्याशी ने कोई बात ऐसी नहीं की, पहली बात। नंबर दूसरी बात, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हमारे प्रत्याशी, हमारा हर प्रत्याशी, हर कैंडिडेट हमारे मोदी जी के रूप में चुनाव लड़ता है। हमारी राजनीति, हमारी नीति, हमारा जो भी काम होता है, बीजेपी के प्रत्याशियों का अपना कोई मत नहीं है। हमारा मत है, तो वही हमारे प्रत्याशी का मत है। हमारे प्रत्याशी ने जो कहा है, मैं उस बात को भी कहना चाहता हूँ। हमारे प्रत्याशी ने ये कहा है विकास, मेरठ के विकास की जितनी आज तक गंगा बही है, उसमें 4 गुनी धारा बहाऊंगा मुझे। ये हमारे अरुण गोविल जी ने कहा। और दूसरी बात समझ, आप मेरी बात समझिए, जितना देश का विकास आज पूरे, हम मेरठ की बात नहीं कर रहे, हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करना चाहते हैं। जब मेरी बहन ने किया, अगर आबुलेन पे जाती थी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आबुलेन पे जाती थी तो मेरी बहन बेटियों के साथ दुपट्टा खींच लिया जाता था। मेरी बहन बेटियों के साथ दुपट्टा खींच लिया जाता था। वो बहन बेटियों की सुरक्षा पूछना चाहता हूँ कि मेरी बहन बेटियां कहाँ हैं? अगर वो बहन बेटियां हैं तो आज बहन बेटियों के लिए क्या होता है? आज उनकी अगर मेरठ की हवाई पट्टी का नाम, अगर मेरठ की हवाई पट्टी का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, तो पट्टी शुरू नहीं करेंगे आप? क्योंकि उसका नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पट्टी है, उसको आप हवाई यात्रा शुरू नहीं करेंगे? एक मिनट, क्या कह रहे हैं आप? एक मिनट रुके, नहीं ऐसा नहीं, प्लीज शांत हो जाइए। ऐसे बोलेंगे किसी की आवाज नहीं आएगी, शांत हो जाइए। नहीं रुकिए भैया, आ रहा हूँ। जो एक मिनट, मेरी बात सुनिए सर, एक मिनट। आप सबसे रिक्वेस्ट है, हम दिल्ली से चल के आपके आए आपकी बात सुनने के लिए। ऐसे अगर शोर मचाएंगे तो किसी की बात नहीं जाएगी। जो लोग बोल चुके हैं वो शांति से बैठे हैं, और जो नहीं बोल चुके हैं उनके पास में आऊंगा एक एक करके। मैं भाजपा वालों से कहना चाहता हूं, आ रहा हूं सर, बात कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं विकास का। ये विनाश हुआ हिंदुस्तान में। दिल्ली से लेकर गुड़गांव की 28 किलोमीटर की जो सड़क है, पहले 18 जो बजट आया था वो था 18 करोड़ पर किलोमीटर का, और वो वसूल करा जो है 250 किलोमीटर पर। ठीक है, एक मिनट, एक करके। ये माननीय प्रधानमंत्री जी को ये कहते हैं विश्व गुरु ऐसा होता है। यूएसए ने 120 देशों को आमंत्रित करा था, फ्री वीजा देके आप भेजिए। उन 120 की लिस्ट में एक आप मुझे बताइए भारत का नाम है? ठीक है, आप बताइए। आज जो अपने माँ बाप का नहीं हो, देश का क्या होगा? अखिलेश ने अपने चाचा को नहीं बख्शा। राजीव, भैया आप बोल चुके हैं, रुकिए ना, आप बोल चुके हैं। मेरी माँ मर गई, मुझे वोट दो। राहुल गांधी है, मेरे दादी मर गई, मुझे वोट दो। कब तक इन लोगों को वोट देंगे दादा मोदी के नाम पर? भाई साहब, हमें वोट वो देगा जिसके घर पर छत नहीं थी उसे छत मिली, जिसके बेटे का इलाज नहीं हो पा रहा उसे आयुष्मान योजना। आ रहा हूँ भैया, आ रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। जिसके बेटे का इलाज नहीं हो पा रहा उसे आयुष्मान योजना के तहत उसका इलाज हुआ। जिसका मुद्रा लोन लेकर इसका व्यापार चला, हमें वोट देगा, वो वोट देगा। ठीक है। बैठिए। क्या कह रहे थे आप? बैठिए। एकदम कैसे होगा? तो क्या उधर कैसे जा रहे हो आप? एक तरफ कैसे देख पा रहे? अरे भैया आप बोलिए, कुछ कहना है आपको? बीजेपी के एजेंट हैं। ये सीट
बीएसपी के खाते में जाती थी या भाजपा के खाते में जाती थी। इस बार समाजवादी पार्टी ने यहां से एक दलित चेहरे को टिकट दिया जिससे कि बीएसपी चुनाव हार जाए। यहां पर लगातार बीएसपी चुनाव जीती है, दूसरे नंबर पर रही है। कहना क्या चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब यह है कि भाजपा के जो अखिलेश यादव हैं वो कौन जीतेगा? बीएसपी चुनाव जीतेगी। यहाँ बीएसपी जीतेगी, मुस्लिम वर्ग। ठीक है, गठबंधन हमारा गठबंधन। ऐसा है, सामान्य सीट पर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक दलित समाज के व्यक्ति को टिकट दिया। भैया तो 2 बार बदला क्यों? 2 बार बदला, लेकिन टिकट। इतनी कंफ्यूजन क्यों है समाजवादी पार्टी में? हर जगह टिकट बदलनी पड़ रही है। कंफ्यूजन इसलिए है कि जब कोई विपक्ष का नेता किसी पे मुकदमा दर्ज होता है तो वो तो जेल जाता है, लेकिन जब देश के पहलवान जंतर मंतर, अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उन महिलाओं के साथ क्यों उन्हें न्याय नहीं मिला? मणिपुर में देश की बेटी को नंगा घुमाया गया, तब प्रधानमंत्री। राठी साहब आपसे सवाल, आप समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि हैं, बैठ जाइए। अब आप लोगों के पास आ गया, अभी कोशिश करूंगा फिर से। रुके, आप समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि हैं। मेरठ सीट पे 2 बार प्रत्याशी बदल गया और एक नहीं 10 सीटें जहां पर समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी बदलने पड़ रहे हैं। इतनी कंफ्यूजन क्यों भाई? देखिए, ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। सामने वाले को क्या करना है ये सारी चीजें बता करके नहीं होती। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरीके से जाल बिछाया, आपको मैं सीट गिना दूं, आप कैराना देखिए क्या चल रहा है, आप मुजफ्फरनगर देखिए क्या चल रहा है, आप मेरठ देखिए क्या चल रहा है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को तो 3-3 बार गांव में आकर के सभा करनी पड़ रही है। ये क्या है? ये इस तरह का जाल हमने बिछाया। रामपुर में क्या हुआ? उसमें रामपुर में क्या हुआ? रामपुर हम लोग जीत रहे हैं, मुरादाबाद हम लोग जीत रहे हैं, सारी चीजें हम जीत रहे हैं। अच्छा, ये वो बताइए, कैंडिडेट हम बदल रहे हैं, दर्द बीजेपी और मीडिया को क्यों? कैंडिडेट हम बदल रहे हैं ना, दर्द नहीं है, तो सवाल परेशान है। आप क्यों? दर्द नहीं है, सवाल है। परेशान बीजेपी क्यों? सवाल है, अगर कैंडिडेट हमारा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मामला बन रहा है। क्या कुछ समाजवादी पार्टी में मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी हाफ और उत्तर प्रदेश से साफ। समाजवादी पार्टी, अच्छा ठीक है, आप तो उसी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं। क्या आप लोगों को नहीं लग रहा कि यहाँ पर ये बार-बार टिकट बदल रहे हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है, गलत हो जाएगा कुछ? अच्छा गौरव जी, आपने सबको बहुत समय दिया, मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं इनको सारी बातों का जवाब दूंगा, जनता का भी जल्दी बोलूंगा। देखिए, टिकट बार बार इसलिए बदले जा रहे हैं कि यहाँ जीतने के लिए लोगों की बहुत लंबी लाइन है। यहाँ सबको दिख रहा है कि गठबंधन जीत रहा है, इसलिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा सड़कों का, मैं बता देना चाहता हूँ, राहुल जी ने भूमि अधिग्रहण बिल लाए, तब जाके 4 गुना किसानों को जब मुआवजा मिला तो किसान खुशी में अपनी हाईवे में जमीन देने के लिए तैयार होता है। ये जो विकास दिखता है ना, राहुल गांधी जी का इन्होंने टूल के लोड करी और इन्होंने बताइए जल्दी से। अच्छा एक चीज, हमने एक चीज सुनी थी, अमेठी से कौन लड़ेगा आपके यहाँ? देखिए, रायबरेली से कौन लड़ेगा? हम जवाब दे रहे हैं। हाँ। अभी तो इनके भी काफी टिकट काफी रहे हैं, हमारे सीईसी है, वो तय करता है कौन लड़ेगा। मैं एक चीज करेगा सर, चुनाव बाद। मैं एक चीज, भैया जनता ने एक चीज सवाल करा, उसका जवाब जरूर दूंगा। इन्होंने कहा हमने सुना था गंगा नहालो पाप धुल जाएंगे, लेकिन अब इस देश में एक नया खेल चल रहा है, बीजेपी में चले जाओ सारे पाप धुल जाएंगे। बीजेपी में चले जाओ सारे पाप धुल जाएंगे। यहाँ कुछ महिलाएं, 25 आप लोग मेरठ से ही हैं, आप लोग मेरठ से ही हैं, खड़े होइए। महिला होने के नाते इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए क्या है? मेरे लिए सबसे ज़रूरी बात है कि हमारे महिला सुरक्षा को लेकर जो पिछले 10 वर्षों में जो मोदी जी ने किया है उसको देखते मुझे, और जो चाहे ट्रिपल तलाक की बात हो, चाहे 33% आरक्षण की बात हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे महिला स्वास्थ्य हो, चाहे शक्ति वंदन हो, हर क्षेत्र में जो महिलाओं के साथ कार्य हुआ है उसको देखते हुए मोदी। बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ा आपने? खड़े होइए। बीजेपी के मैनिफेस्टो में महिला के लिए सबसे बड़ा वादा क्या दिखा? देखिए, 33% जो आरक्षण दिया है पिछली सरकार ने, जो वादे अभी तक किए हैं वो वादे सारे पूरे हुए हैं। जो मोदी सरकार से जवाब मांग रहे हैं उन्हें पहले 70 साल का हिसाब देना पड़ेगा, उसके बाद। आप बताइए मैम, क्या आपको लगता है कि इस देश में इस वक्त जो माहौल है, कौन सी पार्टी है जो महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा बात? भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा करती है, और उसने धरातल पे सारे जो वादे किए थे महिलाओं के लिए वो करके दिखाए हैं। आज हम लोग यहाँ खड़े हैं, वो बस इसीलिए समझ लीजिए कि इतना हम लोग में शक्ति आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतनी हम लोगों को स्वतंत्रता दी है, इतना हम लोग को विश्वास दिया है कि हम लोग भी। ठीक है, ओके, इधर नहीं, अभी रुकिए, उधर, अभी रुकिए। हाँ भैया, आप बताइए,
एक मिनट रुके। वो कह रहे हैं उधर महिलाओं को सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस बीजेपी पर है, बीजेपी में उनको लगता है सेफ्टी है और उनके लिए काम हो। शर्म आनी चाहिए। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण नारी जो महिला आरक्षण बिल है। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। शर्म की बात है, मणिपुर में निर्वस्त्र महिलाएं घूमी और प्रधानमंत्री का बयान कितने दिन बाद आया आप जानते हैं। और ऐसा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा जो मुद्दे और रोजगार छोड़कर आज के समय में बात कर रहा है राम की। ठीक है, राम की बात कर रहे हैं, गलत है। ये कह रहे हैं राम की बात कर रहे हैं। हाँ भैया, एक मिनट, आप बोल चुके। भाजपा बात करती है हम युवाओं की सरकार है, हम किसानों की सरकार है। मैं किसान भी हूं और युवा भी हूं। बताओ नाम बताइए। मेरा नाम अभिषेक भाटिया है, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। बताओ किसानों की आय दुगनी हुई क्या? बताओ 2.5 करोड़ रोजगार मिला क्या? 35 रुपए लीटर तेल मिला क्या? 300 रुपए का सिलेंडर मिला क्या? ठीक है, ओके। और थोड़ा पीछे जाएंगे सर, बताइए आप क्या कह रहे हैं? हेलो, बोलने दीजिए भैया। 1 मिनट देखिए, ये पार्टी से ऊपर मुद्दा है, ना बीजेपी से है ना हमसे रिलेटेड है। सामाजिक सुरक्षा जैसी सुविधा जैसे कि जीवन बीमा और मेडिकल, वो सरकार की जिम्मेदारी होती है। इन लोगों ने उस पर भी जीएसटी लगा दिया। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, और ये जो नेता भाजपा के इतने शोर मचा रहे हैं, महिलाओं के ऊपर मोदी जी ने उनका एक लंगोटिया यार रूपाला, पुरुषोत्तम रूपाला, जो हमारी वीरांगनाएं जिन्होंने 16,000 रानियों ने जोहर किया था अपना अस्तित्व बचाने के लिए, उनके ऊपर टिप्पणी करता है कि उनके मुगलों के साथ संबंध थे। उन्हें शर्म नहीं आई? ठीक है, जवाब दीजिए धर्मेंद्र जी, जवाब दीजिए। धर्मेंद्र जी आपके पास है माइक। मेरा सवाल सुन लीजिए, क्या लगता है पुरुषोत्तम रूपाला की टिप्पणी महंगी पड़ जाएगी? पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ओके, रुकिए भैया, रुकिए। इस मेरठ की जनता से, हाँ, और मेरठ की जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है, 17 से पहले हमारी जब बहन बेटियां ना, अगर केवल आबुलैन तक शाम को 7 बजे चली जाती थी। मेरे एक जवाब, पहले एक बात कर लो, 1 मिनट बस, 1 मिनट मैं पूछ लूं आपसे और जनता से, मैं पूछ लूं सर, मैं सबकी बहन बेटियों के बारे में पूछना चाहता हूं कि 7 बजे जाती थी तो उनको वापसी आने में भी दिक्कत होती थी। मैं जो पूछ रहा हूं जल्दी जवाब दीजिए, समय खत्म हो रहा है। राजपूतों का विरोध भारी पड़ जाएगा क्या? नहीं, हमने कभी, देखो हमारी पार्टी ने ना सभी वर्गों का सम्मान किया है। हाँ। उन्होंने एक ही नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका सम्मान। अगर एक भी जाति के लिए कोई स्कीम अलग चलाई हो, एक भी धर्म के लिए अलग चलाई हो, एक भी वर्ग के लिए अलग चलाई हो, ये मेरठ का पड़ाव हमें यहीं पर रुकना पड़ रहा है ब्रेक के लिए। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मेरठ की जनता के लिए, आप सब के लिए। आप सबने बहुत अच्छा बोला है भाई, अपने लिए तालियां बजाइए भाई। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए। अड़ी के इस स्पेशल एडिशन में यहीं पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इस हाईटेक बस के साथ, अभी और सफर होगा और जगह जाएंगे और आपके सामने लफ्ज़ टटोलेंगे लोगों की। थैंक यू।